स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपसे नाइन्थ क्लास का राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में और काफ़ी सारे बोर्ड्स जो हैं इंडिया में, उसमें नाइन्थ क्लास में एक चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। इस चैप्टर की हम आपसे बात करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा परिचय इसका हम प्राप्त कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो अलजेब्रा पढ़ते हुए आ रहे हैं। 6, 7, 8 से उन्होंने अलजेब्रा पढ़ी है। उसमें उन्होंने कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है। वेरिएबल्स के बारे में आप डिटेल जान सकते हैं। फ़िलहाल हमारा यहाँ पर जो फोकस है वो पॉलिनोमियल्स को समझने के ऊपर है। आपको बहुत ब्रीफ में हम बता देते हैं कि कुछ अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जेड से हम ऐसे क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें प्रस्तुत करते हैं जो कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग वैल्यूज़ एक्वायर कर सकती है, जिनकी वैल्यू फ़िक्स नहीं होती। जिनकी वैल्यू फ़िक्स होती है उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, अचर कहते हैं, नियतांक कहते हैं। लेकिन जिनकी वैल्यू नियत नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और गणित की परंपरा में मोस्टली, ज़्यादातर, हमेशा नहीं पर ज़्यादातर इन्हें एक्स वाई जेड जैसे सिम्बल से शो किया जाता है। तो जो आपने अलजेब्रा में पढ़ा है, तरह तरह के आपने एक्सप्रेशंस पहले अलजेब्रा में यानी कि व्यंजक पढ़े हैं, उन व्यंजकों से बहुपद जो टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुपद अलग क्या है। तो आप पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं। हमारी पूर्ण संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, इसी तरह से हमारी पूर्ण संख्याएं चलती रहती है। अब आप एक वेरिएबल लीजिए x, उस x वेरिएबल के ऊपर हम इन नंबर्स को, इन होल नंबर्स को पावर के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में, घात के रूप में लगा देते हैं। जैसे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 और x की पावर 3। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि x की पावर 0 जो है, एक्सपोनेंट्स के रूल का यूज़ करके जब तक यह वेरिएबल अपनी वैल्यू 0 के रूप में एक्वायर नहीं करता है, जब तक कि किसी कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए x की पावर 0 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 1। और 1 आपका जो है वो एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। यानी कि किसी भी चर राशि की घात अगर आप 0 लगा देते हैं, मैंने आपको 0 वाली कंडीशन बताई कि उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उस कंडीशन में ये एक कांस्टेंट में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ से हमारा शून्य बहुपद यानी कि ज़ीरो पॉलिनोमियल का कंसेप्ट निकल के सामने आएगा, जिसकी हम बात करेंगे। उसके बाद x की पावर 1 में पावर में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो इसे आप सिर्फ x लिख सकते हैं। इसी तरह से y की पावर 1 को आप y लिख सकते हैं, z की पावर 1 को आप z लिख सकते हैं। ये आपका x² है और ये आपका x³ है। इस तरह की जो टर्म्स होती हैं आपकी, इन टर्म्स को अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी कांस्टेंट नंबर से, अगर हमने किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, तो वहाँ हम मानेंगे कि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये जो x है, ये हम मान के चलेंगे कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपके पास जो x² है, ये भी हम मान के चलेंगे कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो x³ है, ये भी हम मान के चलेंगे कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहली बात जो आपको समझनी है वो चीज़ है आपकी गुणांक, कोएफिशिएंट। तो इन चारों अलग अलग पदों में जो मैंने लिखा हुआ है टर्म्स में, ये आपका एक कांस्टेंट टर्म है, एक ज़ीरो पॉलिनोमियल है, एक शून्य बहुपद है, क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल था उसकी पावर 0 है और वह एक कांस्टेंट में बदल गया है। अगर मैं इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये भी आपका क्या होगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल यानी कि शून्य बहुपद होगा। यानी कि किसी भी कांस्टेंट, किसी भी नियतांक को हम शून्य बहुपद कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ इस स्थिति में इसका जो गुणांक, जो कोएफिशिएंट है x का, वो है 1। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 2। और अगर मैं यहाँ पर -3 लिखता हूँ तो इसका गुणांक होगा -3। इसी तरह से यहाँ x² का गुणांक है 1। अगर इसके आगे 2/3 लिखा हुआ है तो इसका कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक होगा 2/3। और इसके आगे अगर -2/3 लिखा हुआ है तो इसका कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक होगा -2/3। ये आपकी बात हो गई कोएफिशिएंट्स की। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में कितने वेरिएबल हो सकते हैं। तो
एक पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन उसके पॉलिनोमियल होने की कंडीशन ये है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर एक होल नंबर ही हो सकती है, यानी कि उसमें कोई कांस्टेंट हो सकता है जिसे हम ज़ीरो पावर कहेंगे, या उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी हो सकती है। और इनके बीच में अगर हम प्लस या माइनस का साइन यूज़ करके एक सीक्वेंस बनाते हैं या कुछ टर्म्स बनाते हैं, उन्हें अरेंज करते हैं, तो उसे हम एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पास x है जहाँ इसकी पावर है 1, तो उसे हम सिर्फ x लिख सकते हैं। हमने लिखा y और हमने लिखा z, यहाँ इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 5। तो यहाँ पर क्योंकि इन वेरिएबल्स की पावर जो है वो आपके पास एक होल नंबर है, अगर मैं इनके बीच में कोई चिन्ह ना लगाऊं तो भी इन्हें एक पॉलिनोमियल की टर्म माना जाएगा जिसमें 3 वेरिएबल हैं। लेकिन उस कंडीशन में मैं इन्हें सिर्फ एक टर्म कहूँगा, सिर्फ एक पद कहूँगा। इसमें आपको 3 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, उनकी अलग अलग पावर नज़र आ रही है, लेकिन ये इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं होने तक ये सिंगल टर्म है, एक पद है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी प्लस या माइनस के साइन इनके बीच में लगाता हूँ, उस कंडीशन में आपके पास यहाँ पर 3 पद हैं। अगर हम इसमें से इसे हटा देते हैं तो आपके पास 2 पद है। ऐसे किसी बहुपद को द्विपद कहा जाता है। द्विपद यानी कि बाइनोमियल आपके पास है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, और जब हमारी टर्म्स बढ़ती जाएंगी तो हम उसे बहुपद कहते हैं। और वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में इस कंसेप्ट में अगर आपके पास एक पद का भी है तो उसे भी हम एक बहुपद कह सकते हैं। अगर आपके पास एक अचर राशि है तो उसे भी हम एक ज़ीरो पॉलिनोमियल यानी कि शून्य बहुपद कहेंगे। हमारा अगला कंसेप्ट जो है वो है आपके पास ऑर्डर या कोटि का। ठीक है, ऑर्डर या कोटि में आपको ये देखना है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसमें जो होल पावर्स होंगी आपके पास वेरिएबल्स की, एक सिंगल टर्म में कौन सी सिंगल टर्म में सबसे ज़्यादा पावर है और वो कितनी है। जैसे कि आप x + y लिखते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म में यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, तो फिर आपकी जो इसकी कोटि होगी, जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 पॉलिनोमियल का। अगर मैं यहाँ y² लिख देता हूँ तो आपके पास यहाँ 2 टर्म्स हैं, 2 चर भी हैं, और इस वाले पद में चर की घात ज़्यादा है जो कि है आपकी 2, तो फिर आपके पास इस पॉलिनोमियल की जो कोटि होगी, जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। और अगर मैं यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देता हूँ तो दोनों पदों में यहाँ पर आपके पास सेम इसकी पावर है, सेम घात है, तो भी हम इसकी कोटि कहेंगे 2। और अगर मैं यहाँ x की पावर लगा देता हूँ 4, तो फिर इस पॉलिनोमियल में ज़्यादा पावर आपको इस टर्म में मिलेगी वेरिएबल की, तो इसकी कोटि होगी आपके पास 4। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 वेरिएबल्स एक साथ हैं, उनके बीच में कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। मान लीजिए हमने लिखा x + xy + z, तो आपके पास इस बहुपद में 3 टर्म्स हैं, 3 पद हैं। 3 पदों के अलावा आपके पास 3 ही इसमें चर हैं, वेरिएबल्स हैं, x, y और z। यहाँ पर पावर आपके पास है 1, यहाँ भी आपके पास पावर है 1, यहाँ x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो हम यहाँ गुणा का यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन मानेंगे, तो इन दोनों की पावर मिलके हो जाएगी 2। तो फिर हम इस पॉलिनोमियल के ऑर्डर यानी कि कोटि को कहेंगे 2। ऑर्डर और टर्म्स और वेरिएबल्स के इस कंसेप्ट को समझने के बाद हम थोड़ा सा जनरलाइजेशन, जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी की बुक्स में जो शुरुआती एक्सरसाइज है उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट, यानी कि नीचे लिखे गए जो आपके पास व्यंजक हैं उसमें से कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं हैं। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। पहला पहचान का तरीका यह है कि आपके पास जो आपके वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की पावर सिर्फ होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, यानी कि 1 2 0 अगर आपके पास उसकी पावर हुई तो वो आपको कांस्टेंट के रूप में नज़र आएगा। ठीक है, 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी उसकी पावर हो सकती है। उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए।
क्लियर, यानी कि उसकी पावर -1 -2 -3 नहीं होनी चाहिए। अब जो नेगेटिव पावर होती है अगर उसे हम सिंप्लीफाई करके दूसरी फॉर्म में लिखें तो वो डिनोमिनेटर में यानी कि हर में चला जाता है। यानी कि अगर आपको कोई भी टर्म फ्रैक्शन के रूप में नज़र आ रही है, जिसे हम कहते हैं बटा की संख्या, फ्रैक्शन के रूप में नज़र आ रही है, ऊपर आपके पास न्यूमरेटर होता है, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर होता है, तो आपका जो वेरिएबल है वो वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। इसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपके पास अगर y/2 लिखा हुआ है तो यह आपकी पॉलिनोमियल की टर्म हो सकती है क्योंकि आपका y जो है वह न्यूमरेटर में है। लेकिन अगर आपके पास 2/y लिखा हुआ है तो फिर ये आपके पॉलिनोमियल की टर्म नहीं होगी, यानी कि आपका जो क्वेश्चन जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि y यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यानी कि y की जो पावर है वो नेगेटिव पावर है, वो होल नंबर नहीं है। तीसरी बात जो आपको समझनी है वो आपको ये समझनी है कि ये स्क्वायर रूट का जो साइन होता है, ये स्क्वायर रूट का साइन अगर किसी कांस्टेंट के ऊपर आता है तो आप उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं, लेकिन अगर ये स्क्वायर रूट का साइन वेरिएबल के ऊपर आ जाता है तब भी आप ये कहेंगे कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जाम्पल से समझिए, आपके पास लिखा हुआ है 2x, अगर 2x में आपके पास √2x लिखा हुआ है तब भी एक पॉलिनोमियल की टर्म हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास 2√x लिखा हुआ है तो फिर ये पॉलिनोमियल की टर्म नहीं हो सकती है। इसके बाद के हम कंसेप्ट पे जाते हैं आगे। सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं वापस जो आपको मैंने ज़ीरो पॉलिनोमियल वाला कंसेप्ट बताया है। कोई भी आपने कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने लिखा हुआ है 7/5, आपसे पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर क्या है, इसकी कोटि क्या है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं होने का मतलब है उस वेरिएबल की पावर है इसमें ज़ीरो, चाहे वो वेरिएबल x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे p q r s t कुछ भी हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, चाहे वो होल नंबर लिखा हुआ हो, इंटीजर लिखा हुआ हो, फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो, कुछ भी हो, तो वो आपके पास एक ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है, एक शून्य बहुपद होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास पावर 1 यानी कि ऑर्डर 1 के आपके पास पॉलिनोमियल की। ऑर्डर 1 के पॉलिनोमियल में आपके पास कोई एक सिंगल वेरिएबल होगा x, और एक टर्म में आपके पास एक ही वेरिएबल होगा, उसकी पावर भी 1 ही होगी क्योंकि 1 पावर ऊपर लिखी हुई दिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ x लिखते हैं तो भी आपके पास ये क्या है, इसकी पावर 1 है। अगर आप इसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट लगा देते हैं तो भी इसकी पावर क्या है, 1 है। अगर आप किसी सिंगल पावर वाले यानी कि 1 ऑर्डर वाले दूसरी टर्म को इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी आपके पास इसकी जो पावर है वो 1 ही है। इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि आपके पास ये सिंगल ऑर्डर का यानी कि ऑर्डर 1 का आपके पास एक 2 वेरिएबल्स वाला और 2 टर्म्स वाला एक आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ एक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रेखिक बहुपद। जब तक आपके पास किसी बहुपद की घात, उसकी कोटि, उसका ऑर्डर 1 होगा, हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और आपके सिलेबस में जो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन आएंगे वो मोस्टली आएंगे आपके पास सिंगल वेरिएबल वाले। अब सिंगल वेरिएबल वाले यानी कि ये 2 वेरिएबल वाला है, सिंगल वेरिएबल वाले लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होंगे, तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा और 1 से ज़्यादा पावर इसकी हो नहीं सकती क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में आपके पास जो पावर होती है वो 1 होती है। तो 1 से कम यानी कि 0 पावर हो सकती है। 0 पावर का मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि आपने लिख दिया x + 5, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं है तो आप कोएफिशिएंट 1 मान के चलेंगे। ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में, यानी कि एक चर का रैखिक बहुपद है। अगर मैं इसके आगे कोई कोएफिशिएंट लगा देता हूँ तो भी ये एक चर का रैखिक बहुपद ही रहेगा। अगर मैं इस कांस्टेंट को चेंज कर देता हूँ तो भी ये एक चर का रैखिक बहुपद ही रहेगा। उसके बाद अगर हमने कहीं लिखा हुआ x² + 3x + 5, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर जो है आपके पास वो है 2, तो हम इसे कहेंगे ऑर्डर 2 का यानी कि कोटि 2 का, 2 घात का। ये एक चर वाला चर आपके पास एक ही है, इसमें वेरिएबल जो कि x है और 3 पदों का ये एक बहुपद है।
एक बहुत ही बारीक सी बात है जो स्टूडेंट्स को समझनी है। जैसा कि हमने कहा कि हम किसी भी कांस्टेंट को लिखते हैं उसे ज़ीरो बहुपद कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन होती है कि ज़ीरो, खुद ज़ीरो को अगर हम कहीं भी लिखते हैं, ज़ीरो आपके पास वेरिएबल नहीं है, ज़ीरो को आप कांस्टेंट कहेंगे, लेकिन अकेले लिखे हुए ज़ीरो को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आपने ज़ीरो को x की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तब भी इसकी वैल्यू ज़ीरो ही होगी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ वेरिएबल की पावर ज़ीरो है। तो हम वैसे डेफिनेशंस स्टूडेंट से पूछी नहीं जाती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो आप ये याद रखिए कि किसी भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट को वो अगर सिंगल एक अकेला लिखा हुआ है तो हम उसे कहेंगे कि वो एक शून्य बहुपद यानी कि ज़ीरो पॉलिनोमियल है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स जो है वो अलग अलग वैल्यूज़ ग्रहण कर सकते हैं। तो आपके पास जो स्टार्टिंग क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के आएंगे कि अब इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, उसका ऑर्डर बताइए, उसकी कोटि बताइए, आप बताइए कि उसमें कितने पद हैं, जिसका कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसके बाद जो आपके अगले टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपका एक पॉलिनोमियल है x² + 3x - 7, और इस तरह के पॉलिनोमियल्स में आपको जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल की कोई वैल्यूज़ दे दी जाएंगी। उस वैल्यूज़ पर आपको उसका मान निकालने के लिए यानी उसको इवेल्यूएट करने को कहा जाएगा। एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर वो आपसे कहता है कि x = 0 पर, x = 1 पर और x = -1 पर इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? आपके पास एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है जो कि एक सिंगल वेरिएबल का, एक चर का और 2 घात का और 3 पदों वाला एक आपके पास बहुपद है। तो सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन है आपके पास, x = 0 पर, फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन है x = 1 पर और तीसरा क्वेश्चन है आपका कि x = -1 पर आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। उसका बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि हम हमारी जो वैल्यू होती है वेरिएबल जो है उसकी जगह हम दी गई वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट समझने की कोशिश करेंगे कैसे सोल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है x = 0 पर, इसी चीज़ को करते हैं। यहाँ पर x है तो हम x की जगह 0 पुट करते हैं, उसकी पावर है 2। उसके बाद आपके पास +3x है तो 3 और x की जगह 0। यहाँ पर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल लिखा हुआ है तो इनके बीच में कोई साइन लगाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हमने इस वेरिएबल को एक कांस्टेंट वैल्यू दी है तो हमें इन दोनों कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना होगा, यानी कि गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। हम 3x को x की वैल्यू 0 रख के 30 नहीं लिख सकते हैं, हमें उसे 3 × 0 लिखना होगा। और उसके बाद है आपके पास -7। अब बस हमें इसे कैलकुलेट करना है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और -7 और आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी -7। इसके बाद यहीं हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन में आपको वही x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है x², तो हम x² की जगह लिखेंगे 1²। उसके बाद लिखा हुआ है 3x, तो 3x की जगह लिखेंगे 3 लेकिन उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। उसके बाद लिखा हुआ है -7, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास 1 + 3 - 7, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी 4 - 7 आपकी वैल्यू होगी -3। ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, इसी में x की वैल्यू आपको -1 पुट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर x² लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं कुछ बारीक चीज़ें स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट लिखते हैं x की जगह -1 और इसका स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये एक गलती होती है लिखने की। स्टूडेंट अगर इसे कैलकुलेट सही भी कर लेगा तो उसने लिखने में एक गलती की हुई है। अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू एक नेगेटिव नंबर ली है तो आपको इसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और ब्रैकेट लगा के उसकी पावर लगानी होगी स्क्वायर। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर 3 और 3 के बाद -1 लिखेंगे। x की जगह हमने -1 लिखा है, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। जैसा कि आपको पहले के 2 क्वेश्चन में बताया गया कि इनके बीच में आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा। और क्योंकि ये नंबर इस 2 साइन आपके यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का एक माइनस का, तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसको ब्रैकेट में लिखें। यह अप्रोप्रिएट है, यही ज़्यादा सही है और आपको इसी तरह से लिखना चाहिए। उसके बाद आपके पास -7, फिर से हम -1 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी +1। उसके बाद जब आप +3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड टर्म के लिए तो आपको वैल्यू मिलेगी -3 और फिर आपके पास है -7। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 1 - 10 यानी कि आपका आंसर होगा
9। ठीक, इसी तरह से आपके पास और भी क्वेश्चन आएंगे। आपकी बुक के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आपको अपना नंबर एक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, उसके साथ आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट इस वीडियो का हम बनाएंगे, उस सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से पॉलिनोमियल्स को ऐड किया जाए, पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। उस वीडियो में आपके पास होगी कि पॉलिनोमियल्स को आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं और डिवाइड कैसे कर सकते हैं। 3 पार्ट में इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में, जैसे कि हम लोग घर पे बात करते हैं उस तरह की बोलचाल की भाषा में मैं कोशिश करूँगा कि स्टूडेंट्स को पॉलिनोमियल का कंसेप्ट समझ में आए। फिर भी अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या आपको लग रहा है कि कम समझ में आ रहा है तो आप बेझिझक कहें। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको अच्छा से अच्छा समझ में आए और आप मैथ्स की जो कंसेप्ट समझना चाहते हैं वो आप समझ पाएँ। हमें किसी तरह के लाइक का, किसी तरह के सब्सक्रिप्शन का कोई लालच नहीं है। हमारा वीडियो अगर 10 लोगों तक ही पहुंचता है तो 10 लोगों को भी कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।